एक्शन विचार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश मनरेगा कार्मिक कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास श्रीवास्तव जी से। विकास श्रीवास्तव जी संगठन में सीतापुर जिले में एपीओ पद पर कार्यरत हैं इस समय, और पिछले 8 वर्षों से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इस दौरान अपने कार्य को करते हुए प्रदेश के संगठन के हित में लगातार जुटे रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। इन दिनों नियुक्ति के संबंध में काफी संघर्ष कर रहे हैं और चर्चा में रहे हैं। आइए हम बात करते हैं विकास श्रीवास्तव जी से। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, एक्शन विचार न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, और मैं अपनी समस्याओं के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम सभी कर्मचारी उनकी सरकार में तन मन धन से पूरी मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ मानवीय संवेदनाओं को अधिकारियों द्वारा हटाया जा रहा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारा परिवार का भविष्य अंधकार में है। विकास जी, सबसे पहले आप अपने संगठन के बारे में बताइए, अपने जो कार्य है उसके बारे में बताइए। सर, मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी कल्याण संगठन, जो कि वर्ष 2016 में सबसे पहले अस्तित्व में आया, हम लोगों ने इस संगठन को बनाने का मूल उद्देश्य ये था कि मनरेगा परिवार में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो ग्राम रोजगार सेवक हों, कंप्यूटर ऑपरेटर हों, तकनीकी सहायक हों और अतिरिक्त कार्यक्रमकारी एपीओज हों, वो सारे लोग इस परिवार संगठन के रूप में आगे बढ़ें। उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को, मांगों को लेकर के हम सरकार तक अपनी बात को रख सकें। मूलभूत रूप से हम इसी संगठन के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। प्रदेश में आपके संगठन के कितने लोग होंगे? प्रदेश में चूंकि अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी समस्त विकास खंडों में तैनात हैं, तो 850 विकास खंडों में हमारे यहाँ लगभग 600 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं। तकनीकी सहायक 4500 है, ग्राम रोजगार सेवक 37,000 है। इस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर 600 के करीब है और लेखा सहायक भी 600 के आसपास। तो कुल मिलाकर के 40,000 की संख्या हम मनरेगा कर्मचारियों की है। इन दिनों आप नियुक्ति को लेकर के कुछ संघर्ष कर रहे हैं, क्या? जी सर, तो बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो समान कार्य समान वेतन और कर्मचारियों का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस परिकल्पना का उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे सरकार के अधीनस्थ जो अधिकारी वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी संवेदनाओं को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जैसा कि हम चाह रहे थे कि हमारी योजना में जो भी कर्मचारी की नियुक्ति हो वो सीधे भर्ती के माध्यम से हो, ना कि जेम पोर्टल या किसी भी सेवा प्रदाता के माध्यम से हो, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा टैक्स के रूप में जीएसटी का कर पैसा जाता है सर्विस प्रोवाइडर के पास, वो पैसा हमारे ही बजट से जाता है। इसका उपयोग हम कर्मचारियों के हित में कर सकते हैं। जब आप लोग शुरू में ज्वाइन किए थे तो डायरेक्ट किए थे कि सर्विस प्रोवाइडर के कंपनियों के माध्यम से? सबसे पहले लखनऊ मंडल में सेवा प्रदाता के माध्यम से वैकेंसी आई थी, लेकिन पहले ही साल पूरा होने से पहले कंपनी टर्मिनेट कर दी गई और उसके बाद विभाग द्वारा हम लोगों को सीधी संविदा पे भर्ती कर लिया गया। और ये कब से शुरू हुआ सर्विस प्रोवाइडर वाला? 2019 से पुनः इस प्रकाश में आया कि जिन जगह पे अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी या तकनीकी सहायक जो पद खाली हैं उनको पुनः भर्ती की जाए, तो दोबारा इनकी भर्ती जेम पोर्टल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से की जा रही है। तो क्या भर्तियां शुरू हैं जेम पोर्टल के माध्यम से? जी, कुछ जनपदों में जैसे लखनऊ जनपद, सीतापुर में और बलरामपुर में वैकेंसियाँ हो चुकी हैं। कुछ जगह यह प्रक्रियाधीन है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से भी रुकी हुई है। क्या आप लोग कोर्ट में चले गए हैं? जी, कोर्ट में हमारे कई साथी गए हुए हैं और कोर्ट ने उनको राहत दी है कि जब तक जो है कोई आदेश ना आ जाए तब तक वैकेंसियाँ रोक दी जाए। अच्छा, अभी तक आप लोग का क्या क्या कार्य किए इसके खिलाफ जो है जाते हुए कहाँ मुख्यमंत्री से मिले, क्या क्या कार्यक्रम किए? धरना प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार? हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित अपना ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि हम सभी कर्मचारी सरकार के साथ हैं, सरकार की योजनाओं में पूर्ण रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं, जिससे जनता का हित हो। लेकिन जनता का हित होने के साथ साथ कर्मचारी भी जनता का एक अंग है। अगर कर्मचारी शोषित होगा, कर्मचारी के परिवार का भरण पोषण पर्याप्त रूप से नहीं हो पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हीन भावना महसूस करता है। वो उतने अच्छे से उतने मन लगा करके योजना में प्रतिभाग नहीं कर पाएगा, जिसके कारण योजना के क्रियान्वयन में समस्या आती है। हम लोग पूरा मन लगा करके अपनी काम को कर रहे हैं और संगठन के माध्यम से बार बार मुख्यमंत्री जी से
बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को ध्यान में रख करके आगामी वैकेंसी सीधी भर्ती के माध्यम से की जाए। अच्छा, अब आपकी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है संगठन की, आपके संगठन के लोगों की या आपकी? माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मुलाकात करने का मौका हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। माननीय हमारे जो विभाग के ग्राम विकास मंत्री जी हैं इसमें वर्तमान में, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनसे मुलाकात हुई थी। उनके माध्यम से हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को सरकार के माध्यम से रखेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र कराएंगे। अच्छा, जो ये भर्ती हो रही है प्रेजेंट टाइम में आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा, सेवा प्रदाता कंपनियों के द्वारा और डायरेक्ट भर्ती, तो दोनों में अंतर क्या, क्यों संघर्ष चल रहा है? क्या पैसे कम मिलते हैं या नियुक्तियां उतनी स्टेबल नहीं रहती, क्या दिक्कत होती है, क्यों बिल्कुल, इसके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, इस बात को थोड़ा-सा और डिटेल करना चाहूँगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी सेवा प्रदाता या कंपनी को कोई ठेका दिया जाता है, टेंडर दिया जाता है, तो वो बिज़नेस के रूप में उसमें काम करता है। जी। बिज़नेस का मतलब हो गया, वो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेगा, उसके बाद कर्मचारियों को देखता है। तो होता क्या है कि सरकार से जो सैलरी का हिस्सा है, उसने सैलरी के रूप में ज़्यादा पैसा लिया और कर्मचारी को जो पैसा दिया उससे कम काट करके पैसा दिया। इससे कर्मचारियों को शोषण होता है और कर्मचारी दब करके काम करते हैं। हमेशा सेवा प्रदाता के माध्यम से काम करने पे उस पर दबाव रहता है कि वो कभी भी उसको निकाल दिया जाएगा। और जब यही बात सीधी संविदा होती है, तो वो पैसा जो जीएसटी के रूप में काटा जा रहा है, टैक्स के रूप में, वो सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो पाता। वो पैसा भी बचता है और उस पैसे का सदुपयोग कर्मचारी के भविष्य के लिए, जैसे कि उसकी मेडिकल बीमा करा दिया जाए, उसकी सुरक्षा परिवार का बीमा करा दिया जाए, स्वास्थ्य बीमा करा दिया जाए, ईपीएफ की व्यवस्था की जाए, ये सारा पैसा की यूज़ किया जा सकता है। वर्तमान में हमारे सभी 40,000 जो कर्मचारी नियुक्त हैं, इनका सभी का ईपीएफ की कटौती की गई है। लेकिन सरकार के अंश की जो धनराशि प्रेषित की जानी थी खाते में, वो पैसा कम होने के कारण पैसा नहीं आ सका, जिससे उनका जो है परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं। जैसे अभी आपने बताया, जैसे आप एपीओ डायरेक्ट हुए रहे होंगे, जी। अब जो हो रहे हैं कुछ जिलों में हुए हैं वो तो सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से हुए हैं। तो क्या आपके वेतनमान में आपको जो भी मिलता है पैसा और जो उनको मिल रहा है, क्या अंतर है दोनों में? या दोनों की सर्विस में स्थिरता में अंतर है कि वो कभी भी निकाले जा सकते हैं, आप नहीं निकाले जा सकते, इस तरह का कुछ अंतर भी है क्या? सबसे पहले तो बताऊँगा कि ये जो अंतर है, वो पैसा मॉनेटरी टर्म्स में अंतर है। जैसे हमारा 34,500 रुपए अगर वेतन मिल रहा है, हाँ। तो उसमें 18% का जीएसटी ऐड करके सर्विस प्रोवाइडर को दिया जा रहा है। तो वो जो 18% का टैक्स है, वो भी सरकार के खाते से ही जा रहा है, जबकि उस पैसे का उपयोग हम कर्मचारी के अंश में कर सकते हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि सेवा प्रदाता कंपनियों को जो भारत सरकार 18% जीएसटी दे रही है, आप मांग कर रहे हैं कि हमारी भर्ती डायरेक्ट कर दी जाए, सेवा प्रदाता के माध्यम से ना किया जाए कंपनियों के माध्यम से, और वो जो 18% जीएसटी दे रहे हैं, उसका उपयोग कर्मचारी हित में कर दिया बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी यही माँग है और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि इससे एक सेवा नियमावली हो। चाहे उत्तर प्रदेश में एनएचएम जो सेवा मिशन चल रहा है, स्टेट हेल्थ मिशन है, उसके अलावा जो है आंगनबाड़ी समूह कार्य कर रही है, उसके अलावा बिजली कर्मचारी संविदा कर्मचारी काम, उसके अलावा रोडवेज संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। तो कई विभाग ऐसे हैं, यहाँ तक कि ग्राम विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हमारे बीएमएम काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं। इन सभी विभागों में सेवा नियमावली बनाई गई संविदा की। जब सेवा नियमावली हमारे उत्तर प्रदेश में लागू की गई हर विभाग में, तो हमारी सरकार से दरखास्त है कि हमारी भी सेवा नियमावली बने, जिससे कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने आज से 15 साल पहले नौकरी ज्वाइन किया था, वर्तमान में वो उस समय वो शादी नहीं किए, वर्तमान में शादीशुदा है, उनके जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, नौकरी से रिटायर हो गए, उनकी सेवा के लिए वो दूर रहते हैं। आज हमारे कई साथी बलरामपुर में पोस्टेड हैं, वो रहने वाले बलिया के हैं, फैजाबाद में अयोध्या में पोस्टेड है, वो रहने वाले रायबरेली के हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, उसका एक बहुत बड़ा भाग उनके किराए में, उनकी बिजली में, रहन सहन में चला जाता है। और साथ ही साथ वो दूर रहने के कारण वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे, अपने परिवार का माता पिता की देखभाल नहीं कर पा रहे। ये एक समस्या आ रही है। पिछले 4 सालों में आप कितनी बार मुख्यमंत्री जी या प्रशासन से कितनी बार कोशिश की होंगी मिलने? बीच में लॉकडाउन वगैरह भी था, उस दौरान कुछ कम हुआ होगा। लगभग कितना प्रयास किए, कहाँ तक पहुँचे हैं? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उसके अलावा विभाग में माननीय ग्राम विकास मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है। इसके अलावा माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय पाठक जी, उनको भी ज्ञापन दिया है। इस तरीके से माध्यम से हमने 10 से 12 बार हमने ज्ञापन दिया है।
व्यक्तिगत मुलाकात भी किया है और उनके द्वारा हमेशा आश्वस्त किया गया है कि आपकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। अब तो आप कोर्ट में चले गए हैं। कोर्ट में एक मुद्दा था जिसमें सरकार ये चाहती थी कि जेम पोर्टल से माध्यम से वैकेंसी भरी जाए और कर्मचारी ये चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है ये सीधी भर्ती की जाए। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में है, लेकिन जो कि सेवा नियमावली की बात है, कर्मचारियों की जो सेवा नियमावली बननी है, उसके लिए हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो हमारी सेवा नियमावली बनाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 2021 में घोषणा भी कर दी है। अक्टूबर 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ये घोषणा की है कि मनरेगा कर्मचारियों की सेवा नियमावली एचआर पॉलिसी बनाई जाएगी और शीघ्र लागू की जाएगी। और 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सेवा नियमावली हमारे विभागीय कुछ अधिकारियों की ना अनदेखी के कारण ये संभव नहीं हो सका। हम लोग बार बार इसका प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचे और हमारी सेवा नियमावली बनाई जाए। आगे की क्या योजना, अपने संघर्ष को विजय पथ पर ले जाने के लिए कुछ आगे की योजनाएं आपने बनाई है क्या है? जी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन है, उत्तर प्रदेश को जो एक विकसित प्रदेश बनाना है। भारत सरकार माननीय मोदी जी जो है, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक विजन है कि एक विकसित देश के रूप में भारत डेवलप हो। तो विकसित देश बनाने के लिए उनको समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। वो कहते भी हैं, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कहना भी है कि जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा, तभी इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी संकल्पना को पूर्ण करते हुए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये योजना सेंट्रल की है, ये स्टेट की योजना नहीं है, ये योजना पूरे देश में लागू है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारियों की एक यूनिफाइड एचआर पॉलिसी बनी जाए। जब पूरे देश में ये योजना लागू है तो सेंट्रल लेवल से इस योजना के लिए एचआर पॉलिसी बनाई जाए और उस एचआर पॉलिसी के माध्यम से सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन की जो मूल भावना है वो दिया जाए। क्योंकि कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो आज की डेट में उसी योग्यता का जो परमानेंट कर्मचारी है वो लगभग 80,000 वेतन पा रहा है और उसी योजना में उसी काम के लिए उसको मात्र 15,000 रुपये मिल रहा है या 20,000 रुपये मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा अंतर हो रहा है, जिससे कार्यस्थल पे अंतर होने की वजह से कर्मचारियों हतोत्साहित होते हैं। ये भावना दूर हो और उनको समान कार्य समान वेतन मिले, जिससे वो आने वाले समय में अपने परिवार का, अपने भविष्य का, अपने करियर का अच्छे ढंग से निर्वहन कर सके। तो इसके लिए कोई योजना बनाई है राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने की, प्रधानमंत्री जी से मिलने की, या कुछ इस तरह की कुछ योजनाएं आप लोगों ने बनाई है? हाँ, हम लोग जो है संगठन के माध्यम से स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक हमारा ज्ञापन जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले सेंट्रल लेवल से हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हुई कि सबसे पहले स्टेट आपका गवर्निंग बॉडी है, स्टेट लेवल की तरफ से ही आपको जो एचआर पॉलिसी बनाई जाएगी वो आपको मिलेगी। तो हम माननीय राज्य सरकार मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद इनसे मिलने के बाद अगर यहाँ पे हमारी मांगे पूरी होती हैं तो हम आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और बिहार जैसे प्रदेश में ग्रेड पे व्यवस्था लागू कर दी गई है। वहाँ पे एपीओ पद ना होकर के पीओ पद है, प्रोग्राम ऑफिसर का। तो प्रोग्राम ऑफिसर को सभी फाइनेंशियल अधिकार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एपीओ का पद बनाया गया है और हम चाहते हैं कि एपीओ पद हटा करके पीओ के रूप में हम कार्यरत हों और सारे फाइनेंशियल अधिकार हमको दिए जाएँ। और योजना में हमारी भी कार्यक्रम अधिकारी जैसे जो पद है, ग्रेड पे की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू हो। इसके लिए हम निरंतर संघर्ष करेंगे, ज्ञापन के माध्यम से, अपने संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के माध्यम से हम आगे आएंगे, लेकिन हम सरकार के साथ में हैं, सरकार के विरोध में नहीं काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे साथ जुड़े। हम आपकी बात जरूर निश्चित तौर पे जहाँ तक प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।